बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज 5 जनवरी जबकि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश की गई कश्मीरियों के हक में हक़ खुद इरादियत के लिए। करारदादें तो पास हो गई मगर उन पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब भी प्रोग्राम होता है या कोई भी तकरीब होती है कश्मीरियों के हक में, तो ये आवाज़ उठाई जाती है कि आखिर इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो क्यों खामोश हैं, और दूसरी जानिब ये तकारीब से भी कुछ होगा कि नहीं होगा, और करारदादों के मुताबिक ही कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत आखिरकार कब मिलेगा। इसी पर आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कलमनगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, क्या देखते हैं 72 साल गुजर चुके हैं, 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की गई हैं, क्या देखते हैं कुछ होगा कि नहीं होगा? देखें, ये जो करारदाद है ये सलामती कौंसिल और यूएनओ के मुंह पर एक तमाचा है और एक ऐसा निशान है जो कभी मिट नहीं सकता। यूएनओ की करारदाद पास हो चुकी, सलामती कौंसिल की करारदाद आई और उसमें ये कहा गया कि गोया हल प्लेबिसेट है और जिसको किया गया मुतनाज़ तस्लीम किया गया कश्मीर को, लेकिन आज तक इस पर कुछ नहीं किया गया। वो एक टेक्निकल बात कहते हैं जी, ये फलां सिक के तहत 7 चैप्टर के तहत 6 के तहत जिसमें कोई एक्शन लेना शामिल नहीं होता, बल्कि असूली तौर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ भी कह लें। हम एक नहीं कई दिन मनाते हैं, जुलाई में 3 दिन मनाते हैं। एक वो जब तहरीक आज़ादी कश्मीर फरवरी में मनाते हैं, बिल्कुल, और एक वो जो बुरहान वानी का दिन है, एक और वो जब इल्हाक किया गया था कुछ इस तरह फरवरी में हम मनाते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया यकजहती का, बिल्कुल इस दिन मनाते हैं। साल में एक नहीं कई दिन मनाते हैं, लेकिन क्या दिन मनाने से आज़ादी कश्मीर का जो एक मुतमई नजर है वो हल हो जाएगा, तय हो जाएगा, हम उस तक पहुंच जाएंगे? क्या कश्मीर आजाद हो जाएगा? लोग अपने खून की कुर्बानियां दे रहे हैं जी। बिल्कुल, बुरहान वानी वहां का एक आइकॉन बन गया था जी। और ये नहीं है कि वो कोई आउटसाइड से आया हो या पाकिस्तान से आया हो या कहीं और से आया हुआ कोई मुजाहिद था। वो अगर ये हक है कश्मीर यानी कि इस तरफ के रहने वाले कश्मीरियों का भी उस पर उतना ही हक है जहाँ उधर रहने वाले कश्मीरियों का है, जो आर्जी तौर पे तकसीम हुई है। लेकिन वो बिल्कुल लोकल वादी का आदमी था और उसने जब निकला बाहर, पोस्टर बॉय के नाम पर ये याद करते थे। बाप उसका कहता था कि यानी कि उसकी लाश को पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाया गया था। उसका बाप कहता था कि मैंने खाना काबा में जाके यही दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बेटे को अगर शहादत नसीब हो तो वो शहादत जो है इस्लाम और पाकिस्तान की खातिर है। वाह, ये जो वो सारी सूरत हाल है और जो वहाँ के लोगों के जज्बा है और जिस जज्बे के तहत वो काम करते हैं, और हम उसको सिर्फ अपनी तकरीब मनाने के बाद हम एक तरह की याद दहानी कराते हैं कि ये मसला सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा का नहीं है, उनका एक अनफिनिश्ड एजेंडा नहीं है, उनकी एक ऐसी बात नहीं है जिस पर वो अब भी शर्मसार हो सकते हैं कि वो तय क्यों नहीं हुआ। बल्कि हमारे लिए भी सोचने की बात है, हमने इतने अरसे में इसको, हम कहेंगे हमने इतनी जंगें लड़ी, हम कहेंगे हमने गोया मुसल्ला जंग भी लड़ी और हमारे लोग जाके, और हम कहेंगे कि हमने अखलाकी मदद भी की, हम कहेंगे हमने आउट ऑफ बॉक्स प्रपोजल भी पेश की, फिर क्या वजह ये मसला हल नहीं हो पाता? क्या मसला ये वहीं का वहीं खड़ा है? और इसके सिलसिले में हमें अगर ये देखा जाए तो एक तरह की पशमानी होती है। और अब वो सूरत आ गई है कि जब मोदी ने उसका कश्मीर को वो जो शिक थी खास कश्मीर को स्टेटस देती, उसकी आईनी हैसियत है, जो आईनी हैसियत के बाद किया, तो हमने यहाँ ये कहना शुरू कर दिया कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया। हमने कश्मीर कमेटी के सरबराह हमेशा गोया डंग टबाऊ लोग रखे थे। कोई इस बात की कोशिश की थी कि जिस आदमी को oblige करना, चलो उसको बना दो। मौलाना फजल रहमान को बनाने पर एतराज करते हो, आपने क्या किया? पहले फखरे इमाम को बनाया, अब पता नहीं किसको बनाया, शहरयार अफरीदियां। शहरयार अफरीदियां, बताइए, खुदा का खौफ कीजिए। कश्मीर कमेटी वजीर है जो वो इसके शहर कश्मीर कमेटी के सरबराह भी हो। क्या आप चाहते क्या है? मजाक करना चाहते हैं? आपके जब कई साल के बाद नवाज रसूलुल्लाह बाहर गए थे, वो भी कोई बेस्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन चलिए एक डेमोक्रेट थे, बाहर गए थे, तो तुर्की के लोगों ने कहा था कि मिनिस्टर ने कहा कि आप आए हैं तो अब हम देखते हैं, हम तो 20-25 साल से भूल चुके थे, हमारी तो फाइलें भी अब पता नहीं कहाँ गर्द में लिपटी पड़ी होगी, देखते हैं, निकालते हैं, समझते हैं, तो इंशाल्लाह वही करेंगे जो पाकिस्तान के भाई चाहते होंगे। लेकिन हमने इतनी ही कंसिस्टेंट कोशिश भी नहीं की कि एक लंबे अरसे तक हम इस मसले को जिंदा रख सके। ठीक है, हमने कुर्बानियां दी, खून की कुर्बानियां दी, जंगें लड़ी, एक नहीं 3-3 जंगें लड़ी, और लेकिन कश्मीर अगर आज़ाद नहीं हुआ
تو ہمارے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. اچھا، تو عالمی ضمیر اور وہ جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں، کیسے ان کے ضمیر کو جوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ہماری سفارتکاری میں کچھ ہیں ایسی چیزیں ہیں، پوائنٹس ہیں جن کو سفارتکاری ایک زمانے میں تمہاری بہت اچھی تھی اور ہمارے لوگوں نے بہت کمال کا کام کیا ہے. میں سفارتکاروں کے نام نہیں لیتا، لیکن پاکستانی سفارتکاروں نے دنیا میں بالکل اس معاملے کشمیر کے مسئلے پر تگنی کا ناچ نچایا تھا. قراردادوں کا پاس ہونا بھی چھوٹی بات نہیں ہے بالکل. اور اس کے بعد بہت سارے مسائل اور بھی آئے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آج کل ہماری ویسے سفارتکاری کمزور ہے. ہمارا دفتر خارجہ میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے کسی بات کو اکسا سکے یا کسی بات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. ہم ڈوسیئر پیش کرتے ہیں اور ڈنڈیاں ڈالتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے اور گلغبارہ کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. دیکھا ہم نے ڈوسیئر پیش کر دیا. کسی نے پیش نہیں کیا تھا، پہلی بار ہم نے کیا. اور دیکھیے ہم نے ایسا ڈوسیئر پیش کیا ہے کہ آدمی ضمیر جاگ اٹھا ہے. پتہ نہیں وہ ضمیر کہاں جاگتا ہے اور جاگتا ہے تو کیا کرتا ہے. ہمیں جوائن کیا ماہر بین الاقوامی امور مہدی صاحب نے جوائن کیا. محمد مہدی صاحب نے جانا. جی السلام علیکم مہدی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام صاحب، میں ٹھیک ہوں. جی آج کشمیر کا ہم دن منا رہے ہیں، ذرا آپ ایک تو ہمیں ہمارے ناظرین کو اس کی تفصیل بتا دیجئے کیوں منا رہے ہیں. کیونکہ ہم سال میں کئی دن مناتے ہیں. میں نے بتایا ابھی جنوری میں 3 دن آتے ہیں، مختلف موقعات پہ کرتے ہیں. امپیکٹ کیا ہے کشمیر کا مسئلہ، کہاں کھڑا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی میر صاحب اب تو یہ ایک رسم کے طور پہ مناتے ہیں، جیسے ہم کچھ چیزیں رسم میں مناتے ہیں. یہ پاکستان کی ایک رسم ہے جس کو ہم مختلف دنوں میں مناتے ہیں. 5 فروری کو ذرا زیادہ طریقے سے منا لیتے ہیں. باقی یہ سب بنیادی طور پہ یہ سب ایک ہی طرح کی باتیں، اس میں کوئی مختلف بات نہیں ہے. ہاں کچھ ایسا ہے جس میں شہدائے کشمیر کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں. جس دن سری نگر میں گولی چلی تھی تو کبھی کچھ ایسا ہے جس دن خود جو اس کے خود مختاری کے معاملات تھے اس سلسلے میں ہے. تو یہ اس کا سلسلہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب منانے کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ 2 تاریخ کو سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کے طور پہ انڈیا نے کا جھنڈا لگ گیا. اور اس میں جو اس کو ووٹ دینے والے لوگ ممالک شامل تھے جنہوں نے اس کو وہاں تک پہنچایا، اس میں پاکستان شامل تھا. پھر پاکستان کو آپ دیکھیے کہ پاکستان نے پچھلے 2019 میں جب یہ واقعہ ہوا اور کشمیر کے اسٹیٹس کو بدلا تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ 2 معاملات ہیں. ایک تو ہم اپنا سفارتی اسٹیٹس کم کر رہے ہیں اور ایک ان سے تجارت کے سلسلے بند کر رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا اور خاص طور پہ پچھلے سال کے اندر ہم نے دیکھا اور امریکن یہ بات بہت عرصے سے کہتے تھے کہ پاکستان یہ تجارتی معاملات کو کھول دے گا اور اپنی جو راہداری کی استعمال ہے افغانستان کی طرف یہ بھی دے دے گا. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے چیزیں بھی آنے لگی. اس کا نام بدل دیا گیا کہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں اور یہ ان کے علاوہ کہیں سے نہیں آئی جا سکتی. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے اوپر بہت بڑا الزام بھی لگا اور کہا گیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن اس کے بعد ان کا کچھ نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ صرف اب زبانی کلامی ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. جہاں تک ڈوزیئرز کی اور ان چیزوں کی بات ہے تو وہ تو کشمیر کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی بات نہیں تھی. وہ تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. تو ہم نے کوئی کشمیر کے حوالے سے کوئی سالڈ کام پچھلے 1.5 سال میں ہمیں نظر نہیں آیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ جو تھے وہ بہت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے لیے OIC کا اجلاس بھی نہیں بلا سکتے تو پھر یوں اور فلانا، جس پر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سعودی عربیہ کے تعلقات بھی خراب ہو گئے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہے. اس میں سے اگر آپ پاکستان کے دفتر خارجہ میں جو دوست آپ کے ہیں ان سے اگر اس موضوع پر بات کریں یا ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کسی کام کو کرنے کے لیے اجازت ہی نہیں ہے. ہمیں تو بنیادی طور پہ احکامات کہیں اور سے آتے ہیں اور ہم اس کے اوپر اس پر ڈرل شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں پالیسی بنانے کا کوئی اختیار نہیں. اور اسی طرح جب ابھی امریکہ میں نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اور جس طرح ہندوستان اور باقی دنیا کے ممالک وہاں پہ اپنے وفود بھیج رہے ہیں، ان لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں جو بائیڈن صاحب کے ساتھ آئیں گے یا جو ڈیموکریٹس ہیں.
جب اس سلسلے میں آپ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے پوچھتے ہیں، اور میں نے ذاتی طور پہ پوچھا اپنے ایک بڑے عزیز دوست سے جو وہاں پر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. جب میں نے ان سے کہا کہ کیپٹل ہل میں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہندوستان کی، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی پتا ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں کہا جا رہا. تو اس لیے ہم جو ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت آپ دیکھیں نا، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہر ہفتے میں 2-3 اجلاس کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، ایک ترجمانوں کا اجلاس ہوتا ہے، اتوار والے دن عموماً ترجمانوں کا اجلاس ہوتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں داخلی حوالے سے ہیں، ہم نے اس میں کوئی ایکسٹرنل معاملہ، اور داخلی بھی صرف اتنی سی ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. تو اس سے زیادہ تو ہم نے کوئی ترجمان کو یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ترجمان جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنلی انگیج کر رہا ہو اور ان معاملات کو ہائی لائٹ کر رہا ہو جو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں یا کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں. یہ درست بات ہے جی. لگتا ہے کہ ہم لوگ اس پراپوگنڈے کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، حکومتیں بھی اور شاید اپوزیشن بھی، شاید ہمیں ایز اے نیشن بھی، لیکن ہم پریکٹیکل کام کچھ نہیں کر پا رہے. یہی کہا جا سکتا ہے اس معاملے میں. بہت شکریہ مہدی صاحب آپ کا، آپ نے بڑے مختصر لفظوں میں ساری بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی. بہت شکریہ آپ کو، بڑی کلیئر بات کی. کٹ کچھ نہیں رہے، یہی میں عرض کر رہا تھا. دیکھیں یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے خون کے نذرانے بھی پیش کیے، ہم جان کے پھیل کے وہاں کچھ گئے، ہم نے جنگیں بھی لڑی، ہم اب زبانی جمع کلامی بھی کر رہے ہیں. دفتر خارجہ کہتا ہے کہ ہمیں ہدایت ہی کچھ نہیں ہے. امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے، ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں آئی. خارجہ پالیسی کوئی وزیر خارجہ کے ملتان میں بیٹھ کر دیے ہوئے بیان پر مشتمل تھوڑی ہوا کرتی، بالکل ایسا نہیں. اسے تو خارجہ پالیسی نہیں کہتے. اور یہ کہ اس خارجہ پالیسی نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ سعودی عرب کو، یعنی پہلی بار ایسا ہوا ہے اس نے قرضہ مانگ لیا. بالکل پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے قرضہ واپس مانگا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ لڑائی چاہتے ہیں، ان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ ہم اگر نہیں ہوگا تو ہم ترکی اور ملیشیا اور فرانس سے مل کر ہم ایک نئی تنظیم بنا رہے ہیں. ان ملکوں نے تو نہیں کہا. وہ تو شاید جب آپ ان کو مشورہ لے کے جائیں تو وہ شاید وہ بات مانے بھی نہ. وہ سفارتکار لوگ ہیں، ڈپلومیٹ لوگ ہیں، وہ اس بات کو اس طرح نہیں لیں گے جس طرح ہم لینا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا میر صاحب، 5 جنوری ایک تو کشمیر کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے، تو دوسری جانب ایک بھٹو صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بھٹو صاحب؟ ہاں، بھٹو کا یوم پیدائش ہے جی، اس میں کوئی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل رہا ہوں جنہوں نے بھٹو کے خلاف سٹرگل بھی کی ہے، اور کئی باتوں پہ ہمیں اعتراضات تھے اور آج ہی میں ان اعتراضات پہ قائم ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ بھٹو ایک جینیس تھا، ایک لیجنڈ تھا. ہماری تاریخ کے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے ہماری سیاست کا رخ بدلا. ہماری سیاست کے اندر جو ایک خاص لبرل مزاج تھا جس کو انہوں نے اس وقت ایک سوشلسٹ مزاج کے طور پر پیش کیا، اور بہت سی باتیں تھیں جو شاید ہمارے معاشرے کے اندر موجود تھی لیکن ہمارے معاشرے کی ایک مذہبیت نے یا ایک تہذیبی پس منظر نے اس کو ابھرنے نہیں دیا تھا. ایسی صورت میں ایسے جذبات اندر ہی اندر بڑا ایک زہر گولتے رہتے ہیں. اس کو اوپن کیا اور بڑے سلیقے کے ساتھ لے کے آگے بڑھا، اور کئی باتیں بڑی پازیٹیو ان کے نام پر بھی ہیں. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سوشلسٹ دوست اس کو شرمائیں، لیکن انہوں نے اہمی مسئلے کو سالو کیا، اور بہت سے مسئلے. ویسے تو شراب پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے وہی بھٹو صاحب نے لگائی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے چھٹی جمعے کی کر دی تھی، نواز شریف نے آ کے اتوار کی کر دی تھی. بڑے ایک کنٹراڈکشن ہسٹری کے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا اپنے اندر کے تضادات ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو کے زمانے میں بھٹو کی جو پہلے وزیر خارجہ کے طور پر جو کارگزاری تھی اس پر آپ اعتراض تو کر سکتے ہیں لیکن پرو ایکٹیو تھی. اچھا، ہمیں پاکستان کے نامور سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے جوائن کیا. بالکل احمد صاحب کو خاص طور پہ آج میں اس لیے کہ یہ اس اجلاس میں موجود تھے جس میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. صحیح. یہ ان لوگوں میں شامل ہے اور ڈٹر ہے ساری عمر ان کے ساتھ، لیکن پارٹی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ بالکل نظریاتی دوسرا کام نہیں کی. یہ بڑا فرق پڑتا ہے، اس لیے میں نے ان کو زحمت دی تاکہ ان سے پوچھتے ہیں. بالکل. سلامت صاحب، افتخار صاحب کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے سر آپ کی. اب ہم بھٹو کی یوم پیدائش 93واں یوم کا کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے جو اس موضوع پر حق ادا کر سکے. سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو ایک ایسی چیز ہے جس کے چاہنے والے اور جس کے نہ چاہنے والے ابھی تک اس پاکستان میں موجود ہیں. یہ نسل ہے پوری کی پوری. وہ خوش قسمت تھا جس کو آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے، اور یہ خوش قسمتی اس کو کافی جدوجہد کے بعد ملی، اور اس کے لیے اس کو
इफ्तिखार साहब के मैंने हमेशा भुट्टो साहब से इख्तलाफात थे और आज भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि वो एक लीजेंड था, एक जीनियस था, और उसने हमारी सियासी तारीख में बहुत बड़ी तब्दीलियां पैदा की। इख्तलाफ कर सकते हैं आप उससे। आप सही कह रहे हैं। तो देखें, अगर हम वो सारा दौर देखें जब हमारे फौजी हथियार डाल चुके थे, हमारे सिविलियन हथियार डाल चुके थे, और दुश्मन ने एक भयानक साजिश को अमली जामा पहना दिया था, दुनिया तमाशा देखती रही। वो दुनिया के लोग जो बड़े असूलों की बात करते थे वो खामोश रहे। अक़वाम मुत्तहिदा बनने के बाद वो पहला मुल्क है जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए। तो उसके बाद जो पाकिस्तान था, और अगर आपको उनकी पहली स्पीच याद हो तो उन्होंने कहा था कि इन तमाम किरचियों को उठा के हम नया मुल्क बनाएंगे। तो आप उस दौर की जो इस्लाहात हैं, तमाम किसी किस्म की भी इस्लाहात देख लें और उनको किल लें, तो उसकी कामयाबी है, उसकी पार्टी की कामयाबी और उस वक्त के सियासतदानों की कामयाबी है। ये सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कामयाबी नहीं है। 1973 का जो आइन है, ये उस वक्त के जो सियासतदान हैं, ये उनके विजन और उनकी सोच और उनकी फिक्र की कामयाबी है। वो भुट्टो की मुखालफत के बावजूद इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इस मुल्क को एक आइन की जरूरत है। उसमें भुट्टो ने रोल प्ले किया। आपको शायद याद हो कि जब तेल निकला तो भुट्टो साहब वो तेल की बोतल लेके मुफ्ती महमूद के पास हैं, मुफ्ती महमूद के पास गए और उनको समझाया। और फिर कितना डायलॉग हुआ ये 1973 के आइन के बनाने में। उस डायलॉग में बहुत उतार और चढ़ाव आए, लेकिन बन गया। तो इसमें समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो तख्ती लगाई है उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, इसके लिए उसको क्रेडिट तो जाता है। और जहाँ तक डिस्क्रेडिट की बात है, हर इंसान में खामियां होती हैं जी। कोई मुकम्मल इंसान नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो खामियों से मुबर्रा हो। ठीक है, सही। उससे क्यों होंगी खामियां, मैं मानता हूँ। कई ऐसे फैसले होंगे जो अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तमाम कैदियों को वापस लाना ये बहुत बड़ी बात थी। बगैर प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए, वो चाहते थे कि हम अपने कुछ जनैनों को प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर उन्हें दे दें ताकि उनको ट्रायल कर सके, उनको सजाए मौत दे सके। और उन्होंने दी। बात आपके सामने है कि इतने बुजुर्ग जो थे इस्लामी जमीयत के स्टूडेंट और आज के बुजुर्ग, उनको उन्होंने सजाए मौत दी। तो अगर हम उनकी बात मान लेते तो न जाने किस किस को क्या क्या सजा मिल जाती। तो इसका क्रेडिट भी उनको जाता है तो उन्होंने एक ऐसा फैसला किया। अभी लोग नहीं मानना चाहते तो किसी को मनवाया तो नहीं जा सकता ना। ठीक बात है, ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भुट्टो के असलूब से, उसके तरीका सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, कुछ नजरियात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता कि वो बड़ी जहानत के साथ सियासत भी करते थे और मुल्क की खिदमत के। इस वजह पैट्रियोटिक पर्सन, उसका एक स्टाइल था जिस पर वो अमल करते थे। अब मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं जो कि आज के हालात के मुताबिक है, ये मच में क्या हो रहा है? और मैं बाकी सवाल मीडिया वगैरह आपसे नहीं करना चाह रहा। मेरा रोने को जी करता है, यकीन करें। मैं बुरा हो गया हूँ, मेरे शायद आंसू मेरा साथ नहीं देते। ये मच में जो वाकया हुआ ये आज से नहीं हो रहा। जब से उन लोगों को ये ज़िबा कर रहे हैं, कोयटे में ज़िबा किया, सड़कों पे ज़िबा किया, हर जगह ज़िबा किया, वो अपनी लाशें लेके बैठे रहे। ये इंसानियत की इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं हो सकती जो हमारे इस मुल्क में हो रही है और इस मुल्क के इस हिस्से में हो रही है। मेरे पास लफ्ज नहीं है उनसे ताज़ियत करने से। ईमानदारी की बात है। अभी कल हमारा एक दोस्त इतना प्यारा रऊफ हमारे से रुखसत हुआ, उसकी ताज़ियत में उसकी फैमिली से आप वहाँ मौजूद भी थे? मैं था सर। इतनी 40 साल की मेरी उससे इकट्ठी थी। हमने जो कोर्ट रिपोर्टिंग इकट्ठे शुरू की। हम मीलों रोज पैदल चलते थे। देखिए इफ्तिखार साहब, नजरियात यहाँ काम नहीं करते। जो जेन्युइन आदमी होता है, चाहे किस नजरिए का हो, हम उसकी कदर करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। बिल्कुल सर, इसके बगैर सोसाइटियाँ चल नहीं सकती। नहीं, कोई सोसाइटी चल नहीं सकती। नजरियात के बगैर कौन सी सोसाइटियाँ चली हैं जी? कोई नहीं चली, माफ कीजिएगा। और जिन सोसाइटियों में नजरियात नहीं, सोसाइटियाँ तबाही की तरफ गई हैं। अब रोक और मैं 2 मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, लेकिन आप यकीन करें कि हम भाइयों से ज्यादा एक दूसरे को अकोमोडेट करते थे, चाहते थे, पसंद करते थे। ही वाज अ ऑनेस्ट मैन, वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनके बारे में मैं कसम उठा सकता हूँ कि अगर वो चाहते तो बिलियनर वो हो सकते थे। ठीक बात है। लेकिन उन्होंने ये ऑप्ट नहीं किया। इस तरह मैं भुट्टो के बारे में कहता हूँ कि भुट्टो की एक प्रॉपर्टी भी आप बाहर नहीं बता सकते। एक प्रॉपर्टी, नॉट ए सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो तो जो बाहर बनाई हो। क्या इस मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो नहीं रहे?
या वो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर नहीं थे, लेकिन एक बात है कि उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप कभी उसकी नोटिंग पढ़ें, वो कितनी दिलचस्पी से अमूर मुमलकत निपटाया करते थे। आप उनकी फाइलें जो हैं वो देखें, पढ़ें, उसमें क्या क्या किया गया, क्या क्या लिखा गया। देखें, बात यह है कि हम ना देखें ना, मुफ्ती महमूद गए, मौलाना मसूदी साहब गए, जुल्फकार अली भुट्टो गए, अब्दुल न्याई साहब गए, शाह अहमद दुरानी गए, ये वो लोग थे जो हीरे थे गए। मैं सबको याद करता हूँ आज के दिन, जब मैं प्रोफेसर गफूर गए, शेरबाज मज़ारी गए, बिल्कुल क्या क्या लोग थे हमारे पास जी। शेरबाज मज़ारी ये जो अभी गए हैं, अभी गए हैं जी, खुदाई कसम उसकी लाइब्रेरी में उनका जब जवाब भी करने का कमाल नहीं उसका, कमाल है उसका। मैं तो लाइब्रेरी देख के हैरान हो गया। जी जी मैं बिल्कुल, लाइब्रेरी देख के हैरान हो गया कि इतना ये जगीरदार आदमी यानी मालिक है रुझान के और उस इलाके की जमीनों के, लेकिन इंग्लिश। और उसने जब अपना दूसरा घर बनाया जो जरा उससे थोड़ा निस्तन छोटा था, तो वहां भी लाइब्रेरी का वही इंतजाम रखा जो पहले घर में था। हाँ, तो बना ये लोग कहाँ होंगे। हाँ। आप देखें, पीरा पगाड़ा टाई सूट, जुल्फकार भुट्टो टाई सूट, मलक मज़ारी साहब टाई सूट, अलीबर सोमरो आज भी कभी कभार टाई सूट पहन लेता है। ये एक नस्ल थी पूरी आपकी, एंड भुट्टो वाज वन ऑफ देम। ठीक बात है, ठीक बात और है। और सब वन बाय वन जा रहे हैं। काश इनके मुतबादल तो खैर कुछ भी नहीं होता, किसी का भी कोई मुतबादल नहीं होता। काश हम इस सतह के कोई लोग पैदा कर सकें जिनके पास इल्म भी हो, विजन भी हो, उनको पता हो कि मामलात कैसे चलाने हैं, पूरे मुमलकत कैसे चलाने हैं। और सर, एक शिकस्त को कामयाबी में बदलना बहुत मुश्किल था। आप तो उनके बहुत नकाज रहे हैं, लेकिन आज इतने सालों के बाद आप भी ये सोचते होंगे कि उस शिकस्त को इस कामयाबी में बदलना, लोगों को वापस लाना, बगैर कोई रकबा दिए, बगैर कोई ऐसी शर्त माने जो शिकस्त खुर्दा कौमों को माननी पड़ती हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्रेडिट और उसका कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, बहुत आपने तफसील के साथ इस मौजूद पर बात की। मैं भी चाहता था कि इस मसले पर आपसे बात करवाऊं ताकि हक कम अज कम वोटों का जो है अदा हो सके जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। सारी बात सामने आ गई। मच के बारे में भी वो उन्होंने तज़किरा किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जज्बाती आज जिस बात पे थे वो यही है कि आज भुट्टो की यौम पैदाइश है और उनको सारे। अच्छा मीर साहब, आप फिर कैसे देखते हैं कि मच में अभी भी वो लाशें रख के बैठे हुए हैं, डेड बॉडीज रख के बैठे हैं, उनके लवाहिकीन है, मसला हल कैसे होने जा रहा है? वो तो कहते हैं वजीर आजम इधर आए, वजीर दाखिला तो खाली हाथ होता है। एक जज्बाती बात है, लेकिन ये मतलब ये है कि वो कहते हैं कि हमें किसी पे एतबार नहीं। बलूचिस्तान में इतनी हुकूमतें आई, हर हुकूमत ने हमसे यही वादे किए, कुछ नहीं किया। और हमारे वजीर दाखिला आए हैं, हमें इन पे भी कोई एतबार नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। हाँ जी हाँ, ये मतलब बलूचिस्तान की हुकूमत के बारे में। और तीसरी बात ये है कि ये तो अब वजीर आजम को बुला रहे हैं, वजीर आजम फौरी तौर पर नहीं जाएंगे, और शायद इसलिए नहीं जाएंगे कि वो ये समझेंगे कि अगर इस तरह कोई लोग धरना दे के बैठ जाएं और वजीर आजम को बुलाने लगे और वो जाना शुरू हो जाए तो पता नहीं क्या एक सूरत पैदा हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं जाएंगे। अगर वो चले भी जाएंगे तो क्या वादा करेंगे, और अगर वादा कर भी लेंगे तो कैसे निभाएंगे, नहीं लेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें इस बात पे सोचना चाहिए। फिरका वाराना दहशत गर्दी ही नहीं है ये वो, बल्कि एक खास बरादरी का, एथनिक ग्रुप का जो है उसको आप टारगेट कर रहे हैं। आपने हजारा बरादरी को चुना हुआ है कि इनका अकीदा ये है, मसलक ये है और इसके खिलाफ हमें कार्रवाई करना चाहिए। इट्स टू मच। जिबा करते हैं आप, कहाँ आपकी सिक्योरिटी है? वहां दे पे फॉर दैट। माइनर जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए माइंस जो होती हैं वो पेमेंट करती हैं। हमने पूरे सी पैक के लिए हमने शायद 10,000 जवान मुतय्यन कर रखे हैं। क्या हमारी पॉलिसी खराब है? क्या हमारी सिक्योरिटी खराब है? क्या हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए। सही। हमें ब्रेक पर जाना जी। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे मजीद आगे गुफ्तगू को लेकर चलेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए टीवी टुडे
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। मेरे साहब, कर्क मंदिर का वाक़या हुआ, कल भी हमने इस पे आपने थोड़ा सा गुफ्तगू की थी। क्या देखते हैं कि ये सिक्योरिटी जो इदारे हैं बहुत से, उनकी कोऑर्डिनेशन कोई गैप है? क्योंकि बिल्कुल करीबी आज सुप्रीम कोर्ट में इसको नोटिस भी हुआ, इस पर समाअत हुई है, क्योंकि करीबी आपकी पोस्ट है, चेक पोस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर लोग भी तैनात हैं। अब वो उधर से पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि उनको मुअत्तल कर दिया गया। इज इट एनफ? मुअत्तल करना तो सजा नहीं है। कोर्ट में ही कहा कि ये तो कोई बात नहीं कि मुअत्तल कर दिया, कल वो दंदनाते फिरेंगे और कोई बात नहीं होगी और इतने लोगों को आपने कर दिया। दिखाने के लिए सब करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपकी सिक्योरिटी क्या है। वही ना, हमारे यहाँ जो अक़लियतों की मजहबी इबादतगाहें उनकी हम बहुत ताज़ीम करते हैं। अगर हम करतारपुर को खोल सकते हैं और सिखों के गुरुद्वारे को, ननकाना साहब को या पंजा साहब को अहमियत दे सकते हैं, तो हिंदुओं के मंदिरों को यकीनन हम देंगे। बिल्कुल। और वो समाधि है, और ये पाकिस्तान में जो 2-3 मशहूर हैं, कोई बलूचिस्तान में है, शायद कोई सिंध में है, ये है, उनमें से एक है। वो उनके मजहबी मकाम बनती है। जब इसको नुकसान पहुंचा था तो इसको बनाया भी गया था, और उस वक्त बताते हैं जो इनके क्या रमेश कुमार हैं कि जो कौंसिल के वो रमेश कुमार, हाँ, बनाना था हुकूमत ने, लेकिन हमने उसको अपने खर्च पे बनाया, इतने करोड़ रुपए लगे। हमने कहा जब तुम्हारे पैसे मंजूर हो गए तो ये देना। तो इस पे 2 मौलवियों का जिक्र आता है कि वो वहाँ मौलवी शरीफ से कहते हैं उससे पैसे भी रिकवर करे, उन्होंने उकसाया। हाँ, वो एक शरीफ थे और एक भाई, ये जो मौलवी हैं, ये इस तरह के मौलवी जो हैं, इनको मालूम होना चाहिए दीन है क्या। दीन इस चीज का नाम नहीं है, बिल्कुल समझ रखा है। यानी कि जो अक़लियतों के साथ खुद किसी ने कहा कि रियासत मदीना में सलूक होता था, वो आप देखिएगा। और जब माहिदा हो गया था यहूदियों के साथ, तो रहा था जब तक उन्होंने वादा सिकनी नहीं की, उनको वहां से निकाला नहीं गया। और जब वो खैबर में बैठकर फिर करने लगे तो फिर उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन माहिदा हो गया तो माहिदा ये था कि हम और यहूदी कबीलों के नाम अलग अलग लेकर उम्मत वाहिदा है। ये मिसाक मदीना है। उम्मत वाहिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उम्मत वाहिदा कहा गया है। ये अलग बात है कि हाँ, उम्मत का मतलब जो है ये नहीं है कि वो मुसलमान है, हम उम्मत मोहम्मदी है कि एक पोलिटिकल कम्युनिटी, हम एक पोलिटिकल, और वो अपनी इबादत के लिए आज़ाद है, हम अपनी इबादत के लिए आज़ाद हैं। और कोई मसला पैदा होगा तो हाकम हजूर के साथ होंगे, जब ये करीम होंगे, वो एक पूरा असूल है सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम। वो अपने मजहब पे आज़ाद है, हम अपने मजहब पे, जो कायदे आपने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। ये मिसाक मदीना है, हमारा ये मजाज है, हमारे बानियान का ये मजाज है। फिर हमने क्या किया हुआ, अपना इमेज खराब करना चाहते हैं, लोग हमको बदनाम करना चाहते हैं। हम जनसंघी नहीं है, हम महासबाई नहीं है, हम वो नहीं है जो मोदी है हिंदुस्तान में। हम अगर रियासत मदीना है तो हमारा फर्ज बनता है कि जिन्होंने किया है। और होता यह है कि हम लोगों को जज्बात को मुश्तिल करके फिर सूरत को खराब कर देते हैं। ऐसे में अतातुर्क पैदा हुआ करती है ना। वो क्यों पैदा होते हैं ऐसे? इसलिए होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वाकये को सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लिया है, हमें इससे इजी नहीं लेना चाहिए। ये हमारी माशरे को खराब कर देगा, हमारी इस्लामी रियासत के मजाज को गड़बड़ कर देगा, इसको नहीं हमने होने देना। सही। और इसको हमने रेजिस्ट करना है। सही। और अगली स्टोरी की जाने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम बहावलपुर में भी होता है। कल भी ये हमारी स्टोरी रह गई थी, जहां पर लास्ट में बता के भी गए थे, आपने भी कहा था कि करेंगे। क्या देख रहे हैं कि पीडीएम किधर जा रही है? मौलाना और मरियम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस टाइम ओवरऑल पीडीएम? उससे पहले की स्टोरी भी हमने नहीं की थी, जब उन्होंने अपनी एक मुश्तरका मीटिंग की और उसके बाद 1 जनवरी को, बिल्कुल हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने तय करना है उसके बाद कि हमने इस्लामाबाद जाना है, पिंडी जा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मौलाना ने वजाहत भी कर दी कि कोई इस पर दकी चुप्पी न रहे। मैं साफ कहता हूँ कि हमारे इसको लाने पे मौजूदा हुकूमत को फौज का भी हाथ है, और फौजी जनरलों वगैरह ने पूरी तकलीफ दी। अब मसला ये है कि ये फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन जो है ना, ये बहुत संगीन मामला हो गया है। वो लोग जो कहते हैं कि इस वक्त फरीक 3 है, ये नहीं है कि एक तरफ हुकूमत है और हुकूमत के पास सेम पेज पर फौज है, और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन है। वो कहते हैं कि फौज खुद एक फरीक है और हुकूमत एक फरीक है। उन्हें हुकूमत का अगर साथ देना पड़ता है तो आईनी तौर पर इसलिए भी कि वो मुंतखब है। या लोग कहते हैं कि उनको इंतखाब मुंतखब कराने में इन्होंने अपना रोल अदा किया है,
अब वो नहीं चाहते कि उनका इंतखाब किया हुआ जो ग्रुप है, जो लोग हैं, वो फेल हो जाए, ये उनकी नाकामी की नहीं, ये एक बात ये कही जाती है। दूसरा, खुद अपोजिशन में भी दो ग्रुप हैं, एक पीपल्स पार्टी है, एक मुस्लिम लीग है, दोनों एक नहीं है, बिल्कुल तय है बात कि दोनों एक नहीं है। बलावल किस तरह देखो कटे कटे रहते हैं, ये तो आप पहले दिन से कह रहे हैं। बलावल अलग, वो देखिए उनके अपने इंटरेस्ट है, मैं नहीं कहता गलत कर रहे हैं वो, उनकी सियासत को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन उनका अपना ढंग है। उन्होंने इस्तीफे नहीं देने, उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट नहीं चुनी, उनके लिए तो एक तहफ़्फ़ुज़ का निशान यही है कि उनके पास सिंध की गवर्नमेंट है, सर छपाने की जगह है, और वो अपने जो स्ट्रेंथ है उसको बेचते भी हैं। जब नारा लगा था बेनज़ीर की शहादत के बाद कि पाकिस्तान न खपे, तो जरदारी ने वहां कहा था पाकिस्तान खपे। अच्छा, इस एक नारे पर उसने पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा भी दी अपनी पार्टी के लिए, और पाकिस्तान का सदारत भी दी, यानी कि ये कंप्रो। लेकिन सिंध काट उनसे रहता नहीं है। बिलावल से तवक्को थी कि वो उसको जब लॉन्च किया गया है तो सिंध काट की बजाय वो ये है कि पंजाब का भी दोबारा पॉपुलर लीडर बन जाएगा, उससे मौका भी मिला है। मुस्लिम लीग ने उसे अपने जलसों में बिल्कुल खुली इजाजत दी है, लेकिन लगता है कि पार्टी की जो अभी हिकमत अमली है वो सिंध को बेस बना के आगे चलने की है, और वो सिंध के लिवरेज से पूरी दुनिया को उठाना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा करते हो। वो जो मुकदमात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को भी डॉज देना चाहते हैं, और डॉज खा जाती है एस्टेब्लिशमेंट, सबसे तो नहीं लड़ सकती वो। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में वो अपोजिशन का किरदार कितना अदा करेंगे, इन लोगों को उस पर शक है। तो मेरे ख्याल में असूली तौर पर तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है इस वक्त, एक तरफ तो एक ग्रुप है जो कि फौज के साथ कन्फ्रंट करने को तैयार है, इसका फायदा किसको है? कुछ लोगों के ख्याल है कि इमरान को है। वो कहता है कि देखो ये फौज के खिलाफ बोल रहे हैं और मैं उसका डिफेंडर हूँ। वो अल-अलान कहता है कि ये फौज के खिलाफ बोल रहे हैं और मैं डिफेंडर हूँ। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी अंदर अंदर से कह रही होगी कि भाई ये खा जाएंगे, बस देखो हम मॉडरेट हैं, हम बैठे हुए हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ये इसलिए करेंगे तो बकौल इमरान खान के NRO मांग रहे हैं, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि केस की जरा गिरफ्त उनसे डील करो, हम कुछ करेंगे। तो ये फौज एक तरफ पीपल्स पार्टी, एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हुकूमत, ये तीन की बजाय चार अनासर हैं जो फजल रहमान तो बेचारे जोर लगा लेंगे। अच्छा, चलें, फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने वो जा रहे हैं मुजाहरा करने, इजाजत भी दे दी गई है, वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात हुई है, तो कैसे देख रहे हैं ये कारगर साबित होगा कि नहीं? बस देखिए जी, वो तो अदारों को कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, आपने जो फॉर्म फंडिंग केस है, फॉर्म फंडिंग केस है उसको सुने। अच्छा, ये केस ऐसा है कि जिस पर सारी इमारत गिर सकती है, और अगर इसका फैसला उनके हक में आ जाए पार्टी के तो भी एक मुसीबत है, एक चक्कर चल पड़ेगा, कोर्ट में जाएगा फिर, और अगर खिलाफ आ जाए तो फिर तो आप समझते हैं कि क्या नतीजे निकल सकते हैं उसके। सही। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद हम नैब के दफ्तर भी जाएंगे, उधर भी करेंगे, मुजाहरा करेंगे। बिल्कुल। फिर कहते हैं हम पिंडी जाएंगे। अच्छा, उस पे वो हमारे वजीर दाखिला नहीं बोलते, पूछते हैं किस गेट पे जाएंगे, 4 नंबर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे। अब वो मुहतात हैं, वो ये नहीं कहना चाहते कि आए निबड़ लेंगे फौज इसको। सही है। हमें ज्वाइन किया है तजियाकार सलमान आबद साहब ने। अच्छा जी, सलमान आबद साहब तो माशाल्लाह इत्तेदाल के। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबद साहब। जनाब हम बात कर रहे हैं कि ये जो PDM का एक बयानिया था, और ये कि हम पिंडी जाएं कि इस्लामाबाद जाएं, दूसरी तरफ ये कि फौज एक तरफ एक कोशिश करती है, हुकूमत एक तरफ है, पीपल्स पार्टी एक तरफ है, मुस्लिम लीग, क्या लगता है नक्शा आपको आने वाले दिनों में? देखिए, मुझे बजाय तो जो फौरी तौर पे तो ना कोई इस्तीफों की सियासत नजर आ रही है, ना लॉन्ग मार्च की सियासत नजर आ रही है, क्योंकि राना सनाउल्लाह के बकौल मामला जो है वो मार्च अप्रैल तक जा सकता है। तो ऐसी सूरत में तो फिर आगे रमजान भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं फौरी तौर पे कोई लॉन्ग मार्च भी नहीं देख रहा। मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं गुफ्तो शनीद पसे पर्दा जो है ना वो चल रही है कि कोई मामला जो है उसको डायलॉग की तरफ लेके जाया जाए दोनों फोर्सेस के दरमियान। लेकिन दोनों फोर्सेस ने क्योंकि अब बड़ी हार्ड लाइन ली हुई है, ना हुकूमत कोई बहुत ज्यादा संजीदा नजर आती है, ना अपोजिशन संजीदा नजर आती है डायलॉग के हवाले से, तो लगता तो बज़ाहिर ये है कि डेडलॉक है। लेकिन इस वक्त खुद PDM भी अपने दाखिली मामलात के अंदर काफी उलझी भी नजर आती है, क्योंकि जिस किस्म का रोल मरियम नवाज या नवाज शरीफ या रहमान अदा करना चाहते थे, उस किस्म का रोल पीपल्स पार्टी को अदा करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आती। और ना ही PMLN का एक धारा जो है वो नजर आ रहा है कि वो कोई इस्तीफों की सियासत में या फलां की सियासत में कोई दिलचस्पी रखता है। और फजल रहमान की अपनी जमात के अंदर भी बगावत के जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम देख चुके हैं,
اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں شاید وہ سعودی عرب شفٹ ہونا چاہتے ہیں. لیٹ سی کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور لیکن اگر وہ سعودی عرب شفٹ ہوتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب تو سعودی عرب میں کسی قسم کی عملی سیاست نہیں کر سکیں گے. سعودی عرب جو ہے وہ اپنی زمین جو ہے کسی قسم کی بیان بازی اور سیاست کے لیے استعمال کر نہیں دے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب جا کے اپنے آپ کو محدود کر لیں گے. ان کے لیے تو آئیڈیل جگہ اس وقت برطانیہ ہی ہے جہاں سے کم از کم وہ اپنے بیانیے کی جو نیریٹو ہے اس کے اوپر گفتگو تو کم از کم کر سکتے ہیں. ٹھیک بات. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے بھی جو ہے نا فوری طور پہ کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے. سینٹ تک تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت اپنی پوزیشن کافی مستحکم کر چکی ہوگی. لیکن حکومت کو جو بڑا خطرہ ہے وہ صرف اور صرف اپنی پرفارمنس کے ساتھ ہی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو جتنی جلدی امپروو کرے گی اتنا ہی اس کے اوپر پریشر جو ہے وہ کم ہوگا. لیکن وہ فوری طور پہ بھی تو نہ کوئی ملک کی معیشی صورتحال کوئی 2-3 مہینوں میں ٹھیک ہونے والی ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ ٹریک کے اوپر آ جائیں پرسپشنز کو بلڈ کر لیں تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. لیکن فی الحال لگتا یہ ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ ایک مہاجرائی کی سیاست کی طرف الجھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے تو اس کے بعد نیب کے لاء میں بنیادی ترامیم کر کے حکومت احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتی ہے. اس میں کس حد تک کامیاب ہوگی وہ بھی آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا. لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی مفاہمت کی سیاست کے امکانات جو ہے وہ کم ہی نظر آ رہے ہیں اس وقت. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا عملی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا. لیکن جہاں اپوزیشن کے لیے کوئی بہت کچھ نہیں ہے وہاں حکومت کے لیے اپنی حکومت بچانے سے زیادہ جو ہے نا اگر وہ اپنی پرفارمنس نہیں دیتے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا. کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس بھی جو ہے نا یہی سال ہے 2021 کا. اگر وہ ان 2021 میں اپنی پرفارمنس کو ٹھیک نہ کر سکے تو پھر ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ ہم جو ہے ایک اچھی حکومت چلا رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ 2021 میں کم از کم ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, گورننس ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کچھ مثبت اشارے تو موجود ہیں. مثلا جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہے, جیسے کنسٹرکشن بزنس کا ہے, جیسے ٹورزم کا ہے, ٹیلی کام سیکٹر کا ہے. لیکن یہ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اس طرح کی معیشت جب ٹھیک ہوتی ہے نا تو اس کو نیچے تک آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. کیونکہ بنیادی مسئلہ تو عام آدمی ہے نا جی, اس کو کتنا ریلیف ملتا ہے. اگر وہ عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتے ہیں جس میں 3-4 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو, دوسرے نمبر پہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو, اور مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں اگر کمی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ روزگار بھی نکلتا ہے تو تب تو لوگوں کے اندر یہ پرسپشن بلڈ ہوگا کہ حکومت نے تھوڑا سا اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. لیکن اگر آپ اوپر کے اشاریے بتاتے رہیں بہت اچھے ہیں اور نیچے اس کا امپیکٹ نہیں آتا تو پھر یہ کرائسس پیدا کرے گا. اصل چیلنج یہ ہے کہ نیچے اکانومی جو ہے ٹکل ڈاؤن کیسے ہوگی اپنی کامیابی کے تناسب میں. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ شوگر کی قیمت کم ہو گئی ہے, 85 روپے پہ آ گئی ہے, اس سے کم جا رہی ہے. آج کی خبر ہے کہ پھر 95 پہ آ گئی ہے. پھر یہ مافیا نے یہی کرائسس ہے نا کہ دیکھیے کچھ قیمتیں نیچے آتی ہیں. مثلا پچھلے ہفتے سبزیوں کی قیمتوں میں کچھ کمی پیدا ہوئی ہے. جو چیزیں 2,000 روپے کلو تک تھی وہ 500-600 تک آئی ہیں. لیکن یہ 1-2 دن میں, 4 دن میں, 5 دن میں قیمتیں دوبارہ آپ نیچے لے آئیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اضافہ کرنا شروع کر دیں تو وہ پرسپشن کو بلڈ نہیں کرتا. آپ کہیں نہ کہیں جا کے قیمتوں کے اندر لمبا اسٹے تو کریں نا. جب تک یہ لمبا اسٹے نہیں آئے گا اس وقت تک لوگوں کا یہ پرسپشن بلڈ نہیں ہوگا کہ حکومت کی گرفت جو ہے نا. ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت کی گرفت کمزور ہے اور جو مافیاز ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ نظر آتے ہیں, اپنی مرضی اور منشا کے مطابق قیمتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں جیسے دل کرتا ہے. تو یہ آج آپ نے دیکھا وہ شبر زیدی صاحب جو ہے انہوں نے کچھ انکشافات تو کیے ہیں اپنے بیان میں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. عمران خان بھی کرنا چاہتے تھے, میں بھی ٹھیک کرنا چاہتا تھا, لیکن مافیا اتنا اسٹرانگ ہے تمام شعبوں کے اندر جس نے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا. تو ایک طرف یہ ناکامی کا اعتراف بھی تو کیا جا رہا ہے نا. بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, بہت مختصر لفظوں میں آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی تھی. یہ دیکھا جائے ایک صورتحال جو ہے وہ جو پازیٹیو نظر بھی آتی ہے اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچتے نظر نہیں آتے. سلمان عابد صاحب کہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ اشاریے غلط ہیں, یہ ساری باتیں ہیں. حالانکہ ایک اس میں اینگل یہ بھی ہے کہ جو حکومت کہتی ہے کہ اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور جو حکومت ہی کی طرف سے وزارت خزانہ کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے, جہاں سروے آتا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, وہ دوسری کہانی سناتے ہیں کہ نہ آپ کی برآمدات بڑھی ہیں, نہ آپ کا ٹیکس بڑھا, مطلب وہ دوسری کہانی سناتا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان انڈیکیٹرز پہ. اچھا میر صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب یا حکومتی وزراء کو وہ ہدایات کر دیتے ہیں کہ ان کی جو ماضی کی کرپشن ہے اس کو بے نقاب کریں, پی ڈی ایم کی اپوزیشن کے جو بھی ہیں لوگ, خاص طور پر پی ڈی ایم میں جو شمولیت اختیار کی ہوئے ہیں, جو سامنے چہرے نظر آ رہے ہیں, فرنٹ مین ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک طرف وہ کہتے ہیں وہ پی ڈی ایم سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, کیا ان کے احساب پر پی ڈی ایم مکمل طور پر سوار نہیں ہو چکی؟ یہ کیا ہے, وزیر اعظم کا یہ کام ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ نے ترجمانوں کی میٹنگ لے اور ان کو ایک ہدایت دے کہ آپ کو یہ کرنا ہے.
ये काम है वजीर आज़म बिल्कुल का। नहीं। और वो अपने लोगों को कहें कि पढ़ जाओ इनको, खाल खाई दो इनकी, वो एक ही राग को लापना शुरू कर दे। ये नहीं, असल बात ये कि आपको कुछ करना है, कारकर्दगी दिखानी है, फिर ट्रिकल डाउन होगी आपका परसेप्शन, और वो जब परसेप्शन बेहतर होगा तब लोग आपको कुछ समझेंगे। वैसे आज भी इजलास हुआ, उसमें भी यही अंदरूनी कहानी है कि सिंध की जो करप्शन है उसको उजागर किया जाए, मगर ये चीज़ें रुकने वाली तो नहीं है। क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूँगा। क्लोजिंग बात यही है जी कि आज तो दिन थे, भुट्टो साहब का भी था, कश्मीर का भी था, और आज तो दिन दूसरे ये भी है कि हमने एक हफ्ते से जो सियासत चल रही है उसका PTM का जायजा भी लिया है, और फंसे हुए हम मंदिर पर, इस्लामाबाद मच का वाक़या, उसामा के मसले पर, और इस पर फंसे हुए हैं। ये सूरत हाल है मच की। अल्लाह करे पाकिस्तान इन सारे मसाइल से बच के साफ निकल जाए इलाही और हम आमीन। तरक्की की राह पे काम से पहुंचे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त अल्लाह ने के बाद।